दोस्तों, आज हम हैं दिल्ली की सांसद जो दोबारा पारी खेल रही हैं मीनाक्षी लेखी जी के साथ। यह सांसद होने से पहले मूल रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। तमाम मामलों में इन्होंने लोकहितवाद योजित किया, उसे मुकाम तक पहुंचाया। पर्यावरण संरक्षण हो अथवा कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकानेक योगदान इनका हुआ, कुष्ठ रोगियों के लिए और दृष्टिहीन लोगों के लिए। मैडम, ब्रजभूषण मार्कंडे यूट्यूब चैनल में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मैडम, सबसे पहले दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। दिल्ली देश की राजधानी है, प्राण तत्व है, यहीं प्रधानमंत्री भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जहां आप बहस करने जाती हैं, तमाम PIL होते हैं 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट तमाम विनिश्चय प्रतिपादित करता है, यहीं NGT भी है। इतना पोल्यूशन हो रहा है, एक सांसद के नाते आपने इस पर जो कुछ किया हो मोटा मोटा। देखिए, आवाज़ उठाने से लेकर लोगों को समझाने तक का काम किया है। यहाँ तक कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो अर्बन बॉडीज़ के होते हैं, या मैं एक समय पर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मेंबर थी, तो उस समय हमने दिल्ली वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अर्बन बॉडी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के ऊपर भी काम किया जी। लेकिन दिल्ली की परेशानी ये है कि पूरे देश के लोग इधर आते हैं जी। और तो बुनियादी तौर पर जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है वो लगातार बदलता रहता है जी। तो मुझे याद है कि अब शौच खुले में नहीं होना चाहिए, ऐसा अभी लोग मानते हैं, मगर 2014 तक तो कर ही रहे थे जी। तो दिल्ली भी प्रदूषित है क्योंकि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद लोग नहीं कर रहे हैं बाहर, काफ़ी कम हुआ है, लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ी है, समझ ज़्यादा आई है जी। और व्यवस्थाओं की दृष्टि से व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। तो अगर हम 13-14 के समय को 19-20 के समय से कंपेयर करें तो बेहतरी सबके सामने है। तो चाहे वो रेलवे लाइन के ट्रैक हों जिस पे आप महकते हुए जाते थे, या सड़कें हों, आदमी खुले में खड़े होके पेशाब कर रहे होते थे, अभी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन बहुत हद तक चीज़ों में बदलाव है। और जो खुशी की बात है, संतुष्टि की बात है कि पहले से हमने अच्छा किया, उसको ख़त्म ही करना है, सबको मिलके। मैडम, एक प्रति प्रश्न आ गया है आपकी बात से ही निकल करके। आपने जैसे रेलवे ट्रैक की बात किया तो 2009 में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुंबई से लेकर के दिल्ली और तमाम ट्रैक पर जो जलमल लोग, जैसे ट्रेन आपकी 6 घंटे विलंबित हो जाएगी, 5 घंटे रहेगी, तब तक तो आप वहीं रहेंगे और आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारा आर्टिकल 21 वहाँ प्रभावित होगा। हमको शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है। तो ग्रीन टॉयलेट पर हमने भी लिखा था, फिर RTI, किसी ने उत्तर नहीं दिया था मैडम। मैंने RTI लगाया तब जाकर के कि हमारे प्रश्नों, हमने जो पत्र लिखा था उस पर हुआ क्या। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी RTI लगाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तब रेलवे ने कहा कि हम ग्रीन टॉयलेट और यह बना रहे हैं इन ट्रेनों में। किस साल की बात कर रहे हैं आप? 2009 में मैंने किया था इसे। मैं मार्कंडे जी, अब 2009 की गारंटी मैं नहीं लेती जी, लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार चुनकर आई, और मुझे आज भी याद है कि सुरेश प्रभु जी उस समय रेलवे मिनिस्टर थे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो वेंडिंग मशीन्स हैं, टिकट वेंडिंग मशीन्स, प्लेटफॉर्म वेंडिंग मशीन्स, उसका उद्घाटन था और मेरी वहीं उनसे मुलाकात हुई और मैंने वहीं उनको कहा, मैं कहा सर ये सब चीज़ें तो छोड़िए, शौचालय ठीक करवा दीजिए। और बायो टॉयलेट उस समय बहुत आ रहा था, IIT वगैरह ने काम किया था कि मेथनाइजेशन है, ये सब पानी बन जाएगा या खाद बन जाएगी, आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, और खाली आपको उसमें जो एक इनोक्यूलम करके एक बैक्टीरियम डालना है और उससे सब काम हो जाएगा। तो हम उनको यही कहे, मैं कहा सर कुछ भी कीजिए, ये तो रुकना चाहिए। तो फिर रेलवे ट्रैक की साफ़ सफाई से लेकर ट्रेनों की सफाई में बेहतर सिस्टम तैयार हो, शौच मुक्ति
जिस तरीके से की जा सकती है ट्रैक की सफाई में, वो सब काम हुआ। और मैं आज जब भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती हूँ, मुझे वो बदलाव दिखाई देता है। कम से कम जो मेरा क्षेत्र है, मैं देश की गारंटी नहीं ले रही हूँ। लेकिन पूरे देश की सांसद हैं आप केवल नई दिल्ली की सांसद हैं, लेकिन पूरे देश के मामले में आपका जैसे सांसद को इतना सीमित दायरा नहीं हो सकता ना, जो आप प्रश्न उठाएंगे। पॉलिसी लेवल पर जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, रेलवे मंत्रालय और रेलवे मंत्री, उनसे बात करके इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करना, उस पर और भले व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर काम भी बहुत किया और वो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। मतलब मैं नहीं कह रही कि 100% सारी बुराई सही हो गई है, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। मेरे को याद है, मैं बहुत ज़्यादा तो ट्रेन से सफ़र नहीं किया, लेकिन जब भी किया तो मेरा अक्सर जाना होता था चंडीगढ़। केस को ही लेकर बहुत साल वकालत किया, तो अभी भी करती हैं? मौका लग जाए तो कर देती हूँ। कम ही हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन बीच बीच में कुछ इक्का दुक्का कुछ कर देती हूँ। मैडम, रेल का उपसंहार करते हुए अंतिम बात यह कि अभी भी जो केबिन मैन है, जिसकी लड़ाई मैंने लड़ा था, लिखा पढ़ी में यह चीज़ लाया और RTI भी इस पर लगाया। केबिन मैन के लिए 80% जो केबिन मैन जो गिराते हैं, उठाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी इनकी है। 12 घंटे ड्यूटी इनकी अभी भी है, 8 घंटे 12 घंटे। वहाँ अभी भी 80% आपको शौचालय नहीं मिलेंगे। यानी केबिन मैन और जो मालगाड़ी का गार्ड है, गार्ड खड़ा होकर पेशाब करेगा, और अगर शौच की ज़रूरत होगी तो वह वाकी टाकी से बोलेगा अथवा मोबाइल से कि ड्राइवर साहब कहीं रोकिएगा, हैंडपम्प देख करके फिर वह बाटल लेके, जो मैं कह रहा हूँ यह एकदम यथार्थ है, कहीं इसमें आप भी कहीं अनुभव करिएगा, तो वह ऐसे ही रोकता है, फिर गार्ड साहब जाते हैं शौच करने। यह आज भी चीज़ें हैं, गलत है। और मुझे लगता है कि जब समस्याएं आती हैं आँखों के सामने, तो समस्याओं को समाप्त करने की हम में क्षमता है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो चाहे भारतीय इंजीनियर्स की बात हो, चाहे रेलवे के खुद के इंजीनियर्स की बात हो, मुझे 100% भरोसा है कि वो इसका सल्यूशन निकाल कर और हमें 100% भरोसा है कि आप इस पर बात करेंगी। 100% करूँगी। और मैं आपको यही अगला जवाब यही देने वाली थी कि आप मुझे थोड़ा सा जो काम आपने किया, जहाँ तक किया, उसके कुछ कागज़ भिजवाइए। अगला जो हमारा पार्लियामेंट्री सेशन होगा, और पार्लियामेंट में नहीं भी बोला तो मैं चिट्ठी लिखकर बाकी चीज़ करके आपका काम ज़रूर करवाऊँगी। देश का काम महाराज, आपका मतलब आपने शुरुआत किया तो मैं आपका श्रेय नहीं लेना चाहती। मैडम की सर्वाधिक उपस्थिति लोकसभा में रही है पिछले जो पिछला कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में तो अभी कोरोना संक्रमण ही चल रहा है, और सर्वाधिक प्रश्न भी मैडम ने लगाया है। आप देख रहे हैं कि बेबाक, कोई बगैर किसी भेदभाव के दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके यह बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैडम, आपने दृष्टिहीन लोगों के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा यह विकलांग नहीं दिव्यांग हैं। निःशक्त जन का उल्लेख होता था, निःशक्त जन अधिनियम 1995। आपने कुष्ठ रोगियों की भी लड़ाई लड़ा, उनका बिल आया था, आपने माफ़ करवाया, सोलर पैनल लगवाया। ये सब जो मैंने सुना है और देखा है। जहाँ तक दृष्टिहीन लोगों के नेत्र प्रत्यारोपण का सवाल है, जैसे हमने अपने जीवन में 16 लोगों को आँखें दिया, मरणोपरांत आंखें दान करा करके, और कार्निया प्रत्यारोपित हुआ। मैं चाहता था, इस पर लिखा पढ़ी में इन चीज़ों को लाया कि अभी भी जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर यह सुविधा नहीं है। चाह करके भी श्रीलंका आंखें देता है हमें, तब यहाँ भारत के लोगों को लगता है क्या इस तरह की व्यवस्था, जैसे लोग आंखें दान करें तो वहाँ वह टीम जाए और उनकी आंखें ऐसे करके कार्निया प्रत्यारोपित करे, 6 घंटे तक सुरक्षित रहती हैं। क्या सदन में इस तरह के मामले आप? सदन में नहीं, मैं कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया पूर्व में, जो ऑर्गन डोनेशन के ऊपर काम करती है, तो हर तरीके के ऑर्गन के ऊपर। और आँखें तो बड़ा कॉमन था, मतलब सबसे पहले तो आँखों का ही शुरुआत हुआ इस देश में। तो देहदान समिति के नाम से आलोक जी उसके संस्थापक भी थे, और उनके साथ और ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत सारी लोगों के साथ काम किया।
उसमें जो मुझे कारण समझ आया, क्योंकि ये बात मैंने भी पढ़ाई किया इसके विषय में, तो मुझे ये समझ आया कि आंखें देने वाले लोगों की कमी नहीं है और बहुत लोग देना भी चाहते हैं, देते भी हैं, लेकिन जिस वैज्ञानिक ढंग से उसको निकालना चाहिए और जितनी देर में उसको लगाना चाहिए और जिस तरीके से उसकी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं कि उसको जब आप प्रिजर्व करते हैं तो आप उसको इतने तापमान पर करेंगे, ऐसे करेंगे, ये वाला केमिकल रहेगा, जो भी कुछ, उसकी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो जो ट्रेनिंग और स्किलिंग का एस्पेक्ट है, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनकी स्किल अपग्रेडेशन की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और जो जैसे माफ़ी चाहती हूँ गलत शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप गाड़ी बनाते हैं, बस बनाते हैं, फ़ोन बनाते हैं, तो एक उसमें चेन होती है ना, रेल की, भाई पहले खांचा बनेगा, फिर मदरबोर्ड आएगा, फिर उसका ढक्कन बनेगा, फिर शीशा लगेगा, ऐसा एक चेन होती है। तो वो सप्लाई चेन कहा जाता है उसको। तो इसी तरीके से आँखें, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहाँ से आँख निकाली जाएगी, उसकी सफाई की जाएगी, कॉर्निया को लगाया जाएगा, लगाने वाला व्यक्ति ये है, इसके आसपास ये वाले लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, इतने लोग दृष्टिहीनता से प्रभावित हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन है, अस्पताल के कितना नज़दीक है, कितना दूर है। तो काश, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मैं डाटा प्रोटेक्शन भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को डाटा प्रोटेक्शन के माध्यम से मैपिंग करके हमको काम करना चाहिए। है भले ही ये हेल्थ डाटा है, लेकिन ऐसा डाटा है कि अगर हम इसका सही तरीके से मैनेजमेंट करें, जियोग्राफिकल मैनेजमेंट, व्यक्ति जिनकी ज़रूरत है उनका मैनेजमेंट, तभी ये संभव होगा। मान लीजिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई कानपुर में, और आपके पास लखनऊ में इतना बड़ा अस्पताल है जो ये काम कर सकता है। जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो रहता है चित्रकूट, तो कानपुर से वो आँख का कॉर्निया चले, लखनऊ समय पर पहुँचे, और चित्रकूट जिसको ज़रूरत है वो लखनऊ पहुँच पाए और उसको लाने की व्यवस्था हो, तभी आप इसको संभव कर पाएंगे। तो लॉजिस्टिक चेन जो है, सप्लाई चेन आपकी सही होनी चाहिए, और वो सही करने के लिए व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। व्यवस्थाएं सही करने के लिए डाटा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब मुझे लगता है कि इतनी अधिक संभावनाएं हैं इस देश में, और दिमाग की कमी नहीं है लोगों के पास, दानियों की भी कमी नहीं है। और कोरोना ने दिखा दिया दुनिया को कि दिल्ली का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दिल कैसा है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का दिल कितना अच्छा है, तो हमारे समाज की कितनी शक्ति है, क्षमता है। तो उन्हीं चीज़ों को मगर जो कमी है वो भी दिखाई देती है, और कमी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है। वो बेहतर हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाए। नहीं, बेहतर यह समस्याएं आपने गिना दिया। जैसे जो प्रैक्टिकल हमारे पास जो जानकारी है, 6 घंटे तक हमारी आंखें ठीक रहती हैं मरणोपरांत, उसे वो लोग निकालते हैं, प्रिजर्व करते हैं। 72 घंटे के अंदर दृष्टिहीन लोगों को प्रत्यारोपित कर दी जाती है। उसकी एक सूची है जो भी, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज हैं। अभी जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इन लोगों में भी व्यवस्था नहीं है, आप फोन करते रह जाएंगे, वो हो ही नहीं पाएगा। वही हम कह रहे हैं, वो जो डेडिकेशन, देखिए जैसे हमने माता जी का देहदान अभी कराया 7 जनवरी, पिछले 7 जनवरी को, तो माता जी हमारे घर में सभी का देहदान है, जो जिसका नंबर आ जाएगा सभी समर्पित कर दिए जाएंगे। अब वहाँ भी जैसे कोई गाड़ी नहीं है, BHU जैसी जगह पर जहाँ प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, हमने लिखा पढ़ी भी किया, तो PMO के यहाँ से प्रदेश सरकार को कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने कहा हमारे यहाँ 108 है, 108 मरीजों को ले जाएगा, पार्थिव शरीर नहीं ले जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर किससे कहा जाए, सुनेगा कौन, कहाँ चिल्लाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी समस्या अपने पहुँचाना है। एक तो दुख का पहाड़ टूटा परिवार पर, अब महामना का चित्र लग करके गाड़ी जाए सजी सौरी। नहीं, आपने मुझे बता दिया ना, आपको बनारस के अंदर तो, काशी के अंदर तो गाड़ी पहुंचा देंगे हम, उसका गारंटी लेते हैं। क्या है, कुछ इतने सारे लोग CSR में काम करते हैं, आपको हैरानी होगी कि दिल्ली, नई दिल्ली, वो भी चाणक्यपुरी जैसी जगह में लोगों की रिक्वेस्ट हमको आई, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी ये गाड़ियाँ चलाती है पार्थिव शरीर को लाने ले जाने की, और ऐसी संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं।
उसमें दिक्कत गाड़ी की नहीं है, उसमें दिक्कत होती है ड्राइवर की तनख्वाह की। बिल्कुल ठीक है। सही सही। मैं तो क्योंकि ये सब काम आए दिन ज़मीनी है और ज़मीनी एहसास और जानकारी है हमें, क्योंकि कोई मेरे पास आता है कि बहन जी गाड़ी दे दो, मैंने कहा ये लो अभी चेक लेके जाओ और गाड़ी आपकी सैंक्शन। अब मुझे ये और समझा दो चलाएगा कौन, और जो चलाए, क्योंकि रोज़ तो ये काम नहीं है, ये तो काम कभी कभी आना है, तो चलाएगा कौन और उस ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से आएगी, ये पहले बंदोबस्त करके आओ तो मेरे से गाड़ी ले जाओ। गाड़ी मैं आपको MP लाट से इसी वक्त सैंक्शन कर रही हूँ। तो गाड़ी चलाने के लिए जैसे वही कोऑर्डिनेशन की बात है ना, कि आपको अस्पताल का ड्राइवर चाहिए, अस्पताल के साथ वो अटैच्ड गाड़ी चाहिए, अस्पताल को सूचना चाहिए, वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन का एक्सपर्ट चाहिए, आई डोनेशन का एक्सपर्ट चाहिए। वो आई डोनेशन के एक्सपर्ट को खुशी होनी चाहिए कि चलो भाई 2 आँखें और आ गई, 2 लोगों का इलाज हो गया, और कई बार 2 नहीं, 2 आँखों से 6-8 लोगों का इलाज होता है। तो अभी चलो मैं लिस्ट निकालूं और मेरे पास नहीं है तो मैं लखनऊ भेज दूं। ये एक मेरे को मतलब दुख होता है कई बार। मैं आज सुबह भी थोड़ा ऐसा बोल रही थी, मैंने कहा हम लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है, लेकिन जो हमारी कमी है वो थोड़ी चरित्रहीनता हम में आ चुकी है, और उस चरित्रहीनता को ठीक करने की ज़रूरत है। कि अगर मैं सफाई कर्मचारी हूँ और सफाई करना मेरा काम है, तो मैं वो इतना साफ करूँ कि मुझे गुमान होना चाहिए अपने काम पर कि मेरे जैसी सफाई कोई नहीं कर सकता। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो ऐसी बढ़िया सड़क बनाऊँ कि भैया 100 साल तक ये ईंट इस पे से कोई नहीं निकालेगी, कोई तोड़ने वाले का हाथ टूट जाएगा लेकिन ये वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। मैं डॉक्टर हूँ तो जब तक जिस समय काल तक मैं आई डोनेशन की अध्यक्षता करती थी तो मैंने इतनी आंखें इतने लोगों का भला किया। एक अपने काम पर गर्व करना और अपने काम को अच्छे से करना, ये चरित्रहीनता हम में है, वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर डिफेक्ट आ चुका है जो नहीं होना चाहिए। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़े सख्त बोला है, लेकिन ये आसपास देखती हूँ, हर लेवल पे देखती हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में देखती हूँ तो दुख होता है। तो कह रही हूँ कि आपके माध्यम से शायद जो भले लोग हैं 2-4-5 उनको कहीं कचोट होगी तो अगली बार काम ठीक करेंगे। मैडम ने महिला कल्याण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है। निर्भया कांड को अगर लिया जाए तो दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जो बिल पास हुआ था उसमें भी कुछ बताना चाहेंगे? उसमें भी आप बिल के समय पर एक जो मैं कई बार मैंने वो बात बताई है, पर मैं दोबारा आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। निर्भया से पहले 2002 में मैंने एक केस किया था जो बहुत ख़राब केस था, जिसका नाम था शांति मुकुंद रेप केस। और उसमें एक 19 साल की बच्ची कहूँगी, 19-20 साल की एक लड़की थी जो नर्स थी, ट्रेनी नर्स थी। वो एक कोमेटस पेशेंट को देखभाल कर रही थी और उसी अस्पताल के वार्ड बॉय ने उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया और उसकी आँख निकल गई, आँख निकल कर लटक कर गिर गई और उसको फिर काटना पड़ा उसकी आँख की जगह। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या तकलीफ़ रही होगी। तो जब कोर्ट में ये मामला आता था तो मैं अक्सर कहती थी और लड़की भी यही कहती थी कि हमें इस व्यक्ति के लिए डेथ पेनल्टी चाहिए, हमें इस व्यक्ति के लिए डेथ पेनल्टी चाहिए। मामला 8 साल 9 साल वो केस चला, 7-8 साल, नीचे से ऊपर तक ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मल्टीपल लिटिगेशन, किस कोई फर्जी लोग कुछ केस डाल देते थे, कुछ होता था। तो जब फाइनल नतीजा हुआ, हाई कोर्ट में भी अपील में फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सज़ा के खिलाफ फैसला आ गया, तो कोर्ट यही प्रश्न हमसे करता था कि भाई आप डेथ पेनल्टी कह तो रहे हो, कहाँ लिखा है डेथ पेनल्टी। तो उस केस से हमने सीखा कि और मेरी बहस यही होती थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब अब वो बच गई, वो भगवान की कृपा से बची है, उस अपराधी की कृपा तो नहीं थी। हाँ, और उसके साथ जो रेप केस हुआ वो तो अलग हुआ, आँख परमानेंट डैमेज हो गई, तो वो तो कभी कोई भगवान भी आँख नहीं लगा सकता उसको दूसरी। तो जहाँ कहीं भी परमानेंट डैमेज है
और रेप भी है, ऐसे तमाम केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्रेवेटेड सर्कमस्टांसेस है। ये अमूमन रेप नहीं है, ये रेप के ऊपर की घटना है, पराकाष्ठा है एक तरह से, जी, नृशंसता की पराकाष्ठा है। और ऐसे में जब दो इस तरीके के अपराध हुए हैं तो सजाए मौत होनी चाहिए। बहस किया, बहुत साल लड़ाई लड़ी, मगर फाइनली उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, डेथ पेनल्टी नहीं हुआ। लेकिन मुझे उस दौरान ये बात सीखने को मिली, एक तो एक उस लड़की के दुख से, आप हृदय से जब किसी के साथ रहते हैं तो दुख का एहसास भी होता है, तो वो दुख को मैंने बड़ी नज़दीक से देखा, महसूस किया। और दूसरा, हमारे कानून में कमी है, और कहाँ कमी है ये भी समझ आ गया कि यहाँ कमी है। तो जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद वर्मा कमेटी बनी। वर्मा साहब तो डेथ पेनल्टी के खिलाफ थे। अभी वर्मा कमेटी लोग करते हैं, लेकिन असलियत नहीं जानते। तो जस्टिस वर्मा डेथ पेनल्टी के खिलाफ वाले लोगों में से थे। तो उन्होंने पब्लिक ओपिनियन और सबके वो राय शुमारी करके वो सब मंगवाया। हम लोग भी सड़कों पे भी थे, बाकी जगह भी थे। जब भाजपा की तरफ से रिकमेंडेशन जानी थी, तो मैं आज दो लोगों को याद करना चाहती हूँ। एक तो सुषमा स्वराज जी, जो कि उस वक़्त नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा के अंदर, अरुण जेटली जी जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के अंदर। इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि भाई ये ड्राफ्ट जो है मीनाक्षी लेखी को कहो, बीजेपी का ड्राफ्ट वो तैयार करके देगी। तो प्रसन्नता कहूँ, संतुष्टि कहूँ कि अपने जीवन काल में जहाँ से लड़ाई शुरू की थी उसका अंत मैंने अपनी आँखों के आगे देखा, और उसमें मेरी हिस्सेदारी रही। तो मैंने वो ड्राफ्ट तैयार किया। नितिन जी पार्टी के अध्यक्ष थे, और नितिन जी ने उस पर हस्ताक्षर करके वर्मा कमेटी को भेजा। और संतुष्टि है कि जो कुछ मैंने उसमें लिखा था उसमें 70% के आसपास 75% चीज़ें मान ली गई कांग्रेस सरकार द्वारा, यूपीए की सरकार द्वारा, और कानून में बदलाव लाया गया। उसके बाद जो 2-4-5% बची थी वो नरेंद्र भाई बन गए, तो वो 2-4-5% भी ठीक। कांग्रेसी लोग भी अच्छे थे जो मान लिया। देखिए, मुझे लगता है सीधे क्या, जैसे हम लोगों की लड़ाई जो होती है वो राजनीतिक लड़ाई होती है। अभी सभी कांग्रेसी खराब है तो मैं नहीं बोलने वाली, और सभी लोग अच्छे ऐसा भी नहीं बोलने वाली। लेकिन उस समय पर यहाँ हो चाहे वहाँ, हर जगह में कुछ हिस्सा हर तरीके का है। इस पार्टी में हूँ तो यही कहूँगी यहाँ ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मगर वहाँ सब खराब है ऐसा भी नहीं होता। और ये सामाजिक दृष्टिकोण की लड़ाई थी जिसमें सब पार्टियाँ इकट्ठी होकर सामने आई। कुछ लोगों का रवैया गलत रहता है, आप सब जानते ही हैं, मगर जब लोगों का प्रेशर रहता है, जनता का प्रेशर रहता है, और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो चीज़ें ठीक भी होती हैं। ये चीज़ तो मैंने अपनी आंखों के आगे ठीक होते हुए देखी है, और उसमें मैं शामिल भी रही, सम्मिलित भी रही। तो संतुष्टि है कि कुछ काम भगवान ने, परमात्मा ने शुभ अवसर दिया जिसकी लड़ाई आप लड़ रही थी, और ड्राफ्टिंग करने का यह अवसर मिला, और फिर मानी भी गई। जी। तो अच्छा, मन को अच्छा लगता है ना कि मेरा जीवन सफल हुआ।